हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, जतिन भैया ने आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेकंड चैप्टर, जो है कि दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत मतलब इसमें आपको बताया जाने वाला है सोवियत प्रणाली, जो कि यूएसएसआर है, और दूसरा अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। तो बिना टाइम ऑफ वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस फॉर ऑल कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली। तो देखिए, सोवियत प्रणाली क्या था। ये एक यूएसएसआर था, इसको बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, जो कि 1917 में रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके बाद आया था। तो क्रांति समाजवाद में क्या था कि इसमें आदर्शों और पूंजीवाद के विपरीत एक समतावादी समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। इसका मतलब यह है कि इसमें समतावादी समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश, जिन्हें सोवियत की सेना ने फांसीवादी ताकतों से मुक्त किया था, वो यूएसएसआर के नियंत्रण में आ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसके बाद से जो सोवियत सेना में फांसीवादी ताकतों से जिन्होंने यूरोप के देशों को इसने मुक्त करवाया था, वो इसके अंडर में आ गई थी। उसके बाद है यूएसएसआर की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया। तब सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित हो गई। इसका मतलब यह है कि जब यूएसएसआर जो सोवियत संघ है हमारा, उसमें आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में जैसे ही चेंजेस आए, तभी जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक विकसित हो गई, दूसरे नंबर पे आ गई। उसके बाद सोवियत प्रणाली जो थी उसमें बहुत ही नौकरशाही और सत्तावादी बन गई, इसलिए इसने अपने नागरिकों के लिए जीवन को बहुत कठिन बना दिया। इसका मतलब यह है कि सोवियत प्रणाली जो थी वो बहुत ही उन्नत थी, उसमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये होता क्या गया, नौकरशाही पे, तानाशाही पे आ गया, जिसके वजह से इसने अपने नागरिकों के लिए जीवन को बहुत ही कठिन बना दिया। और आगे जाके इन्होंने ऐसा हो गया था कि मतलब बेसिक नीड्स भी लोगों के पूरा नहीं कर पाते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर अमेरिका की बराबरी करने में कामयाब रहा, लेकिन इसकी बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ी। अगर देखो, आपको नहीं पता तो पहले हुआ क्या था कि जो अमेरिका है हमारा, यूएसए है, उसने, आपको जैसा पता है कि वो जो है वो परमाणु शक्ति में बहुत आगे है, लेकिन जो सोवियत संघ था उतना उसके मुकाबले में नहीं था। इसके बाद उसने हथियारों में होड़ करनी चाहिए। उसने सोचा कि मैं अमेरिका को पीछे कर दूंगा, इसलिए उसने सारा जो व्यय है, सारा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, उसने अपना ये लगाना शुरू कर दिया परमाणु शक्तियों में, हथियारों की होड़ में। लेकिन इससे उसको बहुत ही कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि सारा उसका जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका था और नागरिकों के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, जिससे कि वो अपना आगे के लिए कर सकें, खर्च निकाल सकें। दूसरा जो हमारा आता है टॉपिक, वो है गोरबाचेव और यूएसएसआर का विघटन। तो देखो, मिखाइल गोरबाचेव, जो कि सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे 1980 के दशक में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पश्चिम के देशों के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ पर सुधार करने का निर्णय किया। देखो सोवियत संघ में क्या था, पहले लोकतांत्रिक था नहीं, लोकतंत्र था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि पश्चिम के देशों के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे बनाएंगे और सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक रूप देंगे और वहाँ पर सुधार करने का कोशिश करेंगे, हम बहुत सारे वहाँ पे सुधार लाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, लेकिन उनकी जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई यहाँ पे सुधार करने के लिए, उसकी बहुत ही आलोचना की गई, लोगों ने बहुत ही जम के आलोचना की इनकी। उसके बाद से हुआ क्या, 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने प्रोत्साहित किया था। देखिए, कट्टरपंथी उसको बोलते हैं जो कि अपने ही धर्म को मानते हैं और अपने ही धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं और किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो 1991 में एक तख्ता पलट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का। लोग कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने ढंग के शासन को न चाहकर स्वतंत्रता चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, सत्तावादी थी, लोगों पर शासन करती थी, लेकिन अब लोग जो थे वो स्वतंत्रता की मज़ा चख चुके थे और वो स्वतंत्रता पाना चाहते थे। नेक्स्ट आता है हमारा रूस, यूक्रेन और बेलारूस। यूएसएसआर के 3 प्रमुख गणराज्यों ने कहा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखिए, जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों जो थे वो यूएसएसआर के यानी सोवियत संघ के 3 प्रमुख गणराज्य थे। 1991 में इन्होंने घोषित कर दिया पूरी दुनिया में कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है, सोवियत संघ अब नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजीवाद और लोकतंत्र को सोवियत गणराज्यों के बाद के आधार के रूप में अपनाया गया था। जो पूंजीवाद है यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि मानते थे कि अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए,
उसको और लोकतंत्र को सोवियत गणराज्यों में बाद में अपनाया गया था, पहले ये नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोवियत संघ के विघटन के कारण। ऐसे कौन कौन से मेन कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ अब हमारे बीच नहीं रहा, उसके कारण क्या है मेन। तो देखिए, पहला है सोवियत राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की आंतरिक कमजोरियों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। सोवियत जो थी वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर, मतलब राजनीति में और आर्थिक यानी देश के उसके जो आर्थिक संसाधन होते हैं उसके तौर पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, लोग जो चाहते थे वो पूरा नहीं कर सकी। दूसरा कारण, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने ज़्यादातर संसाधन का उपयोग परमाणु और सैन्य शस्त्रों को बनाने में किया। जैसे मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था कि इसने अपने ज़्यादा संसाधन, जो अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ ने, उसने ज़्यादा पैसा खर्च किया परमाणु में, इसलिए इसका ये भी दूसरा कारण है कि ये विघटन हुआ। तीसरा है सोवियत संघ भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भूमि पर अधिकार के केंद्रीकरण के कारण स्थिर हो गया। सोवियत संघ में भी जो बहुत भ्रष्टाचार था और भूमि पर अधिकार के केंद्रीकरण यानी बहुत सारी भूमि जो थी वो लोगों के हाथ में नहीं थी, इसलिए ये स्थिर हो गई। चौथा है गोर्बाचेव के सुधारों से समाज का एक वर्ग खुश नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि इनके द्वारा किए गए सुधार बहुत धीमी गति से हुआ था। गोर्बाचेव ने जो कुछ सुधार किए थे उससे एक वर्ग लोगों का वर्ग खुश नहीं था, वो बोलते थे कि इन्होंने बहुत जल्दी, मतलब बहुत धीमी गति से सुधार किया, इनको और जल्दी गति से सुधार करना चाहिए था। जो फिफ्थ पॉइंट है, यूएसएसआर के विघटन का एक कारण राष्ट्रवाद का उदय भी था। रूस और बाल्टिक जैसे गणराज्यों सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर संप्रभुता की इच्छा थी। देखिए अब होता क्या है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन का कारण एक ये है कि राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति मर मिटने और समर्पित होने की भावना। तो रूस और जो बाल्टिक गणराज्य थे उन्होंने अपने गणराज्यों के भीतर संप्रभुता की इच्छा की कि हम जैसे चाहें हमारा देश या राज्य हमारी मर्जी से चले। उसके बाद आता है विघटन की परिणतियाँ। विघटन की क्या परिणतियाँ हुई? पहला है, इससे शीत युद्ध का टकराव अंत हुआ, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का कोई विवाद नहीं था। इससे शीत युद्ध का जो है वो टकराव खत्म हो गया। शीत युद्ध मतलब होता है विचारधाराओं का युद्ध, और समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का इसमें कोई झगड़ा ही नहीं था। दूसरा है, विश्व राजनीति में सत्ता के संबंध बदल गए, वहाँ के विचारों और संस्थानों के कार्यों में बदलाव आए। विश्व में जो राजनीति थी, अभी तक लग रहा था कि सोवियत संघ बहुत आगे जा रहा है और उसके सबसे संबंध अलग अलग सही बन रहे हैं, उसके विचारों में बदलाव आए। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक प्रणाली बना ली। अमेरिका जो था पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन गया, उसके बराबर में कोई नहीं था। इसने पूंजीवादी अपनाया, मतलब निजी संपत्ति वाली अर्थव्यवस्था को अपनाया, और इसका समर्थन करते हुए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक प्रणाली बना लिया। फोर्थ है, सोवियत के अंत में कई नए देशों के उद्भव का रास्ता खुल गया। इन सभी देशों की अपनी स्वतंत्र आकांक्षाएं और विकल्प थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद सभी लोग जो थे वो स्वतंत्र थे और अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे। फिफ्थ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई नए खिलाड़ी उभरे जिनमें से प्रत्येक की अपनी पहचान, रुचियां और राजनीतिक और आर्थिक कठिनाइयाँ थी। अलग अलग देश उभरे यूएसएसआर विघटन के बाद जिनकी अलग अलग अपनी पहचान थी, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने पहचान बनाए, रुचियाँ और जिनकी अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक कठिनाइयाँ थी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो देखिए शॉक थेरेपी क्या होता है। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था से संक्रमण का मॉडल जो विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित था को शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता है। शॉक थेरेपी का मतलब होता है चोट पहुंचा के सॉरी बोलना, यानी आघात पहुंचाकर माफ़ी मांगना। देखिए जो रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप था वो पहले क्या था, एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था था। उससे उसने लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया, जो ये मॉडल है वो विश्व बैंक और आईएमएफ ने उसे दिया था। इसी को शॉक थेरेपी बोला जाता है। संक्रमण की यह प्रक्रिया साम्यवाद के पतन के कारण हुई। साम्यवाद के अंत के कारण यह प्रक्रिया आई सामने। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव करने की आवश्यकता थी, जिसका मतलब सोवियत काल के दौरान विकसित किसी भी संरचना को पूरी तरह से खत्म करना था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कब आएगी, सोवियत संघ में तो था नहीं, तो सोवियत संघ को ख़त्म करके ही ये सारा लाया जा सकता था। शॉक थेरेपी में इन अर्थशास्त्रों के बाहरी अभिविन्यास में भारी बदलाव भी शामिल था। इसमें मौजूदा का ब्रेकअप भी शामिल था। सोवियत ब्लॉक के देशों के बीच व्यापार गठबंधन, अलग अलग सोवियत उसके ब्लॉकों के बीच व्यापार गठबंधन हुए, अलग अलग चीज़ें हुई, जिसकी वजह से इसका जो है शॉक थेरेपी आया साम्यवादी शासन के बाद।
तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए जो कि मेन थे, और इसके नोट्स भी मैंने आपको दिए जो कि इतने आसान शब्दों में हैं और आपको बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा हैं। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।